हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशंस के सब्जेक्ट्स मैथ एंड साइंस। आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 15 और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग्स। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। तो सबसे पहले एक शब्द आता है संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कंबाइंड इज कॉल्ड वैलेंसी। सिंपल वे में आप समझिए कि संयोजकता का सबसे बेसिक जो मीनिंग है वो है संयोग करने की क्षमता, कंबाइन करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। एटम्स की आपस में जुड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। वैलेंसी टर्म को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंक लैंड। क्या नाम था बच्चों? फ्रैंक लैंड। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि संयोजकता शब्द को सबसे पहले किसने बताया? तो फ्रैंक लैंड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले वैलेंसी शब्द को इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। और इसकी मीनिंग अभी मैंने बताई कि वैलेंसी की मीनिंग होती है कैपेसिटी टू कंबाइन, किसी एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। तो वैलेंसी के दो कॉन्सेप्ट आए थे, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट आया, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। तो चलो आओ देखते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैं वही चीज़ें बताता हूँ यार जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा ये कहती है कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके द्वारा जोड़े गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को निर्धारित करती है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा कहें, संख्या द्वारा निर्धारित होती है कि उस एटम से कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, वही उसकी वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। जैसे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि CH4 मेथेन में कार्बन की संयोजकता क्या है? 4 है। ठीक है, इसी तरह NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है? 3 है। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछ लूं कि H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? तो 2 है। वो कितना हाइड्रोजन अपने साथ जोड़े हुए हैं, उसी बेसिस पर हम उस तत्व की संयोजकता को डिफाइन करते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये सभी के सभी एक एक हाइड्रोजन एटम को जोड़े हुए हैं। तो इस प्रकार फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने सब ने एक एक हाइड्रोजन क्या कर रखा है? जोड़ा हुआ है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उस तत्व द्वारा जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे H2S में हाइड्रोजन सल्फर की संयोजकता क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। ये एक बेसिक और ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये अगर पूछ देता है तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इन सब की संयोजकता क्या होगी। ठीक है बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो AlH3 बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना अटैच है? इसके पास 3 अटैच है। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी तत्व कितने हाइड्रोजन परमाणु अपने साथ जोड़ता है, ये उसकी संयोजकता को डिफाइन करता है। बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो जो डेफिनेशन है वो बहुत जगह करेक्ट नहीं पाया गया। बहुत जगह बहुत सारे एटम्स हैं जिनकी संयोजकता वैरी भी कर रही थी, बदल रही थी। तो इसलिए इस नियम को डिस्कार्ड कर दिया गया और एक नया नियम आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसको कोसल और लुइस ने दिया, और यह संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो कोसल और लुइस ने। किसने दिया था बच्चों? कोसल और लुइस ने। कोसल व लुइस ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? संयोजकता का आधुनिक कॉन्सेप्ट दिया था। संयोजकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रैंक लैंड ने किया था। फ्रैंक लैंड के अनुसार जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार संयोजकता क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ने की जो संख्या है उस एटम द्वारा, वही उसकी संयोजकता बताएगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितना अटैच किए हुए, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी को बताएगा। कोसल और लुइस ने क्या किया? इन्होंने कहा था कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा बताई जाती है।
जितने उस बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अनुसार उसकी संयोजकताओं को आप निर्धारित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले ये जितनी भी बातें बताई हैं इनको पॉज करके नोट कर लीजिए। तक बात हो गई। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो वैलेंसी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, कोसल और लुईस के द्वारा। ठीक है, कोसल व लुईस के द्वारा। और क्या ये कॉन्सेप्ट कहता है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट टू पॉइंट करके बातें बताई गई हैं। पहली बात ये बताई गई है कि किसी भी तत्व के जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि बाहरी कोष के जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाने में, जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध को बनाने में भाग लेता है उसी को हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, या हम उसको वही उस तत्व की क्या कहलाएगी, उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा रासायनिक बंध बनाने में वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व की संयोजकता को डिफाइन करेगा। तीसरी ये बात कही गई कि जो इनर्ट गैस हैं, ये सब बता रहा हूँ जितना याद रखो यार, जो इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, ठीक है, याद रखना अक्रिय गैस, जितने अक्रिय गैस हैं, ठीक है, उन सब की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है क्योंकि वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैस ऑलरेडी फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, इसीलिए वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अतः उनकी जो संयोजकता होगी वो शून्य होगी। पूछा जा सकता है आपसे कि 18वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। या आपसे पूछ देगा कि शून्य वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, या अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है, उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा उस कोष को क्या कहेंगे, संयोजी कोष। पूछता है संयोजी कोष क्या होता है, तो संयोजी कोष क्या होता है बताइए, संयोजी कोष क्या होता है, बाहरी कोष को ही हम संयोजी कोष कहते हैं, बाहरी कोष को हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग लेता है बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था वो लुईस और कोसल और लुईस ने दिया था। कुछ क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, उसको आप ऐसे राइट डाउन करते जाइए। बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस तत्व की संयोजकता को डिफाइन करते हैं। जो इनर्ट गैस होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है। और संयोजी कोष अभी मैंने बताया कि जो बाहरी कोष है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। बाहरी कोष को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, संयोजी कोष कहते हैं। अब देखिए इसके बेसिस पर हम कुछ और बातें जानेंगे कि जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अभी तो मैंने इसके बारे में बता दिया कि इनर्ट गैस की जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी। बट अगर हम कुछ और बातें समझने की कोशिश करें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारा सिर्फ इनर्ट गैस से तो शुरू होता नहीं है, तो याद रखो ये एक लाइन मेरी कि जो तत्व जिस वर्ग का होता है, जिस वर्ग का होता है उसके बाहरी कोष में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहरी कोष में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात समझिए कि अगर मैं आपसे बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, ये सभी के सभी प्रथम वर्ग के तत्व हैं, ये सभी के सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इनकी जो वैलेंसी होगी, इनकी जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, संयोजकता ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक मतलब चिन्ह के साथ नहीं दिखाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी बात अगर और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम, ये दूसरे वर्ग के तत्व हैं, तो इनकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। यानी इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं, ठीक है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है,
तो इनकी अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, इनकी बात करूंगा तो इनके बाहरी कोष में TH थैलियम, तो इनके बाहरी कोष में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी आपको याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, ठीक है, और थर्ड ग्रुप, इन तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 होती है। आपसे कोई एलिमेंट का नाम दे देगा और कहेगा कि इनकी संयोजकता क्या होती है, तो आप अगर एटॉमिक नंबर लर्न किए हैं तो अच्छी बात है, ग्रुप याद किए हुए हैं तब भी अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा किस ग्रुप का एलिमेंट है। हर ग्रुप के एलिमेंट अगर आपको याद है तो मैं जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा सबसे शानदार ट्रिक बताऊंगा पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने की, परेशान ना होइए। तो ये तो हो गया कि किसी तत्व के बाहरी कोष में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 होगी। अर्थात मैं इन सबको मिटा करके एक लाइन लिख दूं, हो गया ये। देखिए मैं लिख सकता हूं कि यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में क्या है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, तो उसकी संयोजकता क्या होगी बच्चों, क्रमशः क्या होगी, 1, 2, 3 होगी, ठीक है। अगली बात कहा जाता है कि यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी कोष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, उसकी संयोजकता 4 होगी, उसकी संयोजकता 4 होगी। जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, गेट सम, ठीक है, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3, लेड +2+4 भी देता है, ये स्टेनस स्टेनिक भी बनाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि जो टिन है ये +2 यानी 2 और 4 दोनों की संयोजकता को दिखाता है। इसी तरह लेड जो है वह +2 और +4 इन दोनों की वैलेंसी को शो करता है, बट ज़्यादा मोर स्टेबल वैलेंसी वो +2 की दिखाता है, ठीक है ना। तो ये तो बातें बात की है, बहुत ज़्यादा जब पूछेगा आपसे वेरिएबल वैलेंसी इसके बारे में तब आपको जानना है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जानना है कि अगर किसी तत्व के बाहरी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1, 2, 3 होगी। यदि उसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। और यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी बच्चों, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 8 - n होगी। और माइनस ना करके डिफरेंस कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, 8 डिफरेंस n होगी, जहाँ n बराबर बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या मैं नीचे वाला मिटा सकता हूँ, बिल्कुल मिटा सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने लिख रखी होंगी पहले से। चलिए, तो किसी तत्व के बाहरी कोष में अगर बच्चों 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 8 डिफरेंस n होगी। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना बता चुका हूँ मैं। तो इसके बाहरी कोष में ये बाहरी कोष हुआ और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी जो संयोजकता होगी दोस्त, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को इसकी ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 6 देने से ज़्यादा आसान है, 2 ले लेना। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 6 नहीं होगी। मैंने बेशक बताया कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है, लेकिन मैंने एक बात और कहा है कि सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जो भाग ले रहे हैं वही संयोजकता में काउंट किए जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह दोस्त अगर फ्लोरीन की बात करें तो 2 और 7 होगा, तो इसकी जो संयोजकता होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एक तत्व के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इसकी संयोजकता क्या होगी। तो यार अगर बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। एक तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता क्या होगी, 0। 8 डिफरेंस 8 में से 8 को डिफरेंस करेंगे तो 0 आंसर ही आएगा। तो आपसे पूछ देता है ऐसे ही क्वेश्चंस कि एक तत्व के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ है? बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट शेल में। तो बाहरी कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी दोस्त? तो इसकी संयोजकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 8 डिफरेंस 5। तो 8 में से 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3। तो उस तत्व की संयोजकता क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। संयोजकता ऋणात्मक नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है। ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है, लेकिन संयोजकता हमेशा पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, वो कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा धनात्मक होगा और वो भिन्न में नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। हमेशा याद रखना है कि वैलेंसी हमेशा आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट रूप में मिलेगा, 2, 4, 5 ऐसे मिलेगा, आपको कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं मिलेगा। तो संयोजकता का जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि किसी तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। सिर्फ बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन में अगर हो जाने से नहीं होगा, बल्कि उस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन में कौन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है वो डिफाइन करेगा उसकी वैलेंसी को। अगली बात इंपॉर्टेंट थी कि अगर बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1, 2, 3 होगी। बाहरी कोश में 4 है तो उसकी संयोजकता 4 ही होगी। जो चौथे वर्ग के तत्व होते हैं जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सब की वैलेंसी आपको 4 मिलेगी। इसके बाद 5वें वर्ग की संयोजकता 3 होगी, 6वें की 2 होगी, 8वें की 7वें की 1 होगी और 8वें की 0 होगी, क्योंकि 8वें वाले में अक्रिय गैस है। अब हैलोजन की संयोजकता आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? हैलोजन 7वें वर्ग में है तो हैलोजन, या 17वें वर्ग में कह लीजिए तो हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन सब की संयोजकता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड रखते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी एटम्स। मैं अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम लिख दूंगा जिनकी वैलेंसी वेरी करती है और कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको पॉज करके नोट करिए। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताऊंगा जिनकी वैलेंसी वेरी भी करती है और कुछ फिक्स एलिमेंट्स वैलेंसी उनकी रहती है। जैसे देखिए आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी बात करें तो मोस्टली ये +1 या 1 की वैलेंसी शो करेंगे। यहाँ देखिए जो सिल्वर होता है Ag वो भी +1 की दिखाएगा। कॉपर, याद रखो यार, जहाँ भी मैं अस बोलूँगा इसका मतलब कम वाला वैलेंसी लेना है, जहाँ मैं इक बोलूँगा उसका मतलब होता है कि आपको अधिक वाला लेना है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने क्यूप्रस बोला तो क्यूप्रस मतलब कॉपर की बात कर रहा हूँ तो 1 + 1 की बात कर रहे हैं, यानी 1 वाली वैलेंसी लेनी है। इसी तरह मर्क्यूरस बोलेंगे तो वो भी 1 वाली वैलेंसी लेनी है। ठीक है, तो ये जितने एलिमेंट्स हैं मोस्टली ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको बताया कि इनकी वैलेंसी 1 होगी। 2 वाले पे चलते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी के सभी क्या करेंगे? +2 की या 2 की वैलेंसी शो करेंगे। आयरन, फेरस बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जब मैं आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देखना एक क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में कि कोई कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि अगर ये फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो बताओ कि इनकी वैलेंसी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है फेरस अगर बोलता है तो +2, फेरस, फेरिक बोलेगा तो +3। यहाँ देखो फेरिक, स्टेनस Sn +2 यानी यहाँ 2 की वैलेंसी। मर्क्यूरिक यानी +2। इसी तरह से ऑक्सीजन 2 की दिखाएगा। कॉपर, क्यूप्रिक, देखो यहाँ पे कॉपर था क्यूप्रस और यहाँ क्या हो गया? क्यूप्रिक हो गया। ऑक्सीजन के बाद सल्फर +2, जेडेन जिंक +2, लेड +2, कोबाल्ट, निकिल, ये सभी के सभी 2 की वैलेंसी शो करते हैं। अगर हम बात करें 3 की संयोजकता में तो बोरॉन आएगा, एल्युमिनियम, गैलियम, क्रोमियम Cr+3। ठीक है, ये क्रोमियम जो होता है वो Cr+3 की वैलेंसी शो। फॉस्फोरस आप जानते होंगे PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, यानी पेंटा वैलेंसी भी दिखाता है और ट्राई वैलेंसी भी शो करता है। तो इसका मतलब कि ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है, 3 और 5, वेरिएबल वैलेंसी। नाइट्रोजन ओनली 1 NCl3 बनाएगा, यानी कि ये ट्राई वैलेंसी शो करता है। आपने देखा होगा NH3 बना रहा था, NCl3 बना रहा था। आयरन, फेरस आप जानते होंगे, फेरस +2, इक। मैं बोला हूँ यार एक ट्रिक बता दिया आपको, जहाँ इक लगा होगा वहाँ अधिक वाली वैलेंसी, जहाँ अस लगा होगा वहाँ कम वाली। 4 की संयोजकता पे आते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये सल्फर जो है वो 4 और 6, यानी सल्फर जो है 2, 4, 6 इन सभी वैलेंसीज को शो करता है।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आए तो सर क्या करेंगे यार, एग्जाम में जब आएगा ना कि सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लो, लिख लो कॉपी में कि सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता की जहां तक बात करें तो आप 2 ही ट्रिक करना फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वही आंसर सही होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 डिफरेंस 2 करेंगे तो वो 2 8 डिफरेंस 6 करेंगे तो 2 आएगा। सल्फर का डी ऑर्बिटल चूंकि खाली है इसलिए वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, लाइक फॉस्फोरस भी वही करता है। ठीक है, तो ये मैंने जो लिखे हैं ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने इनको लिख दिया। आप इनको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो बाबू बताता हूँ मैं इसके बाद आपको कि कैसे बॉन्डिंग होती है और कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए। मैंने आपको सिखाया बच्चों कि हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी मैंने आपको लिखनी सिखाई। अब ध्यान से समझिए, अब हम बात करेंगे कि जो रासायनिक आबंध है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्यों जुड़ रहे हैं, तो उसके पीछे का सबसे पहला रीजन ये है कि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं, तो पहला उसका आंसर है कि वो अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों भैया कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर लें। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपने बात की हीलियम की, आपने बात की नियॉन की, आपने बात की आर्गॉन की, क्रिप्टॉन की, ज़ेनॉन की, रेडॉन की, यानी वो चाहते हैं कि वो भी इनर्ट गैस की तरह दिखें, उनका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो इनर्ट गैस की तरह हो। ठीक है, दूसरा लोअर एनर्जी। ठीक है, केमिस्ट्री में याद रखना यार कि जितनी कम एनर्जी है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जितना ज़्यादा एनर्जी है उतनी कम स्टेबिलिटी है। तो हर एटम चाहता है कि उसके पास लोअर एनर्जी हो, मोर स्टेबिलिटी हो। तो बात इन्हीं दोनों की करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 तरह की बॉन्डिंग पढ़नी है। पहला पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी पहला नहीं, इसको दूसरा कर देते हैं। पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आप जानते होंगे आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध, दूसरा सहसंयोजी आबंध, और तीसरा पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद हम चौथे नंबर पे बात कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्योंकि ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 तरह के बॉन्डिंग हमें पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की बात करनी है हमें, इसके बाद हमें बात करनी है कोवेलेंट बॉन्ड की, सहसंयोजी बंध की बात करनी है, उसके बाद हमें बात करनी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, उप सहसंयोजी आबंध क्या होगा, और लास्ट में बात करनी है हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। तो सबसे पहले की तरफ अगर बढ़ा जाए, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड की बात की जाए। देखो यार, एक तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हो, मैं बहुत ज़्यादा पोथा लिखवाऊंगा तो आप भी गुस्सा करोगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे भी पता है कि आपको कौन ऐसी चीज़ बतानी है जिससे आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन इस पर बेस्ट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड के लिए 2 चीज़ें याद रखो। एक तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल, एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए, तभी उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो पहली शर्त आपको जो याद रखनी है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको मैंने बताया कि उनके बीच में क्या होना चाहिए यार, कि एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें, तो दूसरी बात अगर हम करेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि वैद्युत आयनिक बंध कब बनता है, जब एक प्रबल धातु एक प्रबल अधातु के साथ रिएक्ट करता है। ये ऑप्शन में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यही सी क्वेश्चन बनाएगा और वहीं आप गलत करके चले आओगे। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कहेगा कि जब एक प्रबल धातु एक प्रबल अधातु के साथ संयोग करता है तो वहाँ पे आयनिक बंध बनता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरी बात कहेगा कि जब उन दोनों तत्वों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा होता है
तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, सबसे प्रबल होती है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि जब धातु जो हो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता हो और जो अधातु हो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। मोस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा मेटल हो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो और जो नॉन मेटल हो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, ठीक है। तो तब ये कह सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनेगा। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, इन दिनों की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यार ये चीज़ मैं कैसे लिख रहा हूँ ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डाला है, ठीक है। आप डे 14 का वीडियो लेक्चर देख लीजिए तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लोरीन का आप 287 लिख रहे हो। यार अब देखो मैंने अभी कहा ना कि ये केमिस्ट्री की दुनिया में हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जेनान, रेडान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो इसको चाहिए ना, ये नियॉन की तरह बनना चाहता है। जो सोडियम है ना वो चाहता है कि वो इसकी तरह हो जाए, देखो। और जो क्लोरीन है ना वो इसकी तरह चाहता है कि 287 हो जाए। देखो यही तो केमिस्ट्री है मेरे भाई, 288 हो जाए। अब देखो क्या है कि ये अगर एक लूज कर देगा, ये अपना एक दे देगा किसी को, ठीक है, तो इसके पास 28 हो जाएगा। और ये अगर एक ले लेगा किसी से तो 288 हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना उठा के क्लोरीन को दे दिया तो Na प्लस और Cl माइनस बन गया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस, जो लेता है उस पर माइनस आता है। और इनके बीच बने हुए बॉन्ड को, जो फोर्स है इनको जो जोड़े हुए हैं, जिसको हम बॉन्ड नाम दे रहे हैं, वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो आपसे एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो आपको बस इतना चेक करना होगा कि इसमें कौन प्रबल धातु है और कौन प्रबल अधातु है। प्रबल धातु और प्रबल अधातु के बीच बना हुआ बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। KCl, मैं अगर इनकी बात करूँ, HCl की बात करूँ, NH3 की बात करूँ और डी ऑप्शन में मैं H2O की बात करूँ, इसमें पूछूं कि किस में आयनिक बॉन्ड है, तो आपको ढूंढना होगा कि इसमें मेटल किस में है। तो इसमें मेटल नहीं है, इसमें मेटल नहीं, इसमें मेटल नहीं, इसमें मेटल है, काम खत्म। देखो ये प्रबल धातु है, प्रबल अधातु है, इसका मतलब KCl के बीच में बना होगा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। तो यार बस एक बात समझनी है आपको कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बजाय इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। ये बहुत तगड़े वे में बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होगी या आयनिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए ज़रूरी जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे आपसे दोस्त एक बात पूछ लेगा कि आप बताओ कि HCl में आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, 7 इसके पास हो गया, 1 इसके पास हो गया। अगर ये 1 इसको दे दे, यार गरीब आदमी है, 1 ठो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो भी दे देगा तो ये बेचारा सड़क पे आ जाएगा। क्यों देगा, इसलिए ये क्या करता है, जाहिर सी बात है इसे शेयर करता है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर हाइड्रोजन प्लस भी बनाता है, तो क्यों नहीं बन सकता। बेशक आपका कहना सही है, बट आयनिक बॉन्ड बनने के लिए 2 चीज़ें मैंने अभी बताई, मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, तो मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फटाफट जल्दी नोट करिए बच्चों। हो गया, चलिए अब देखिए इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो मुझे ये समझाना होगा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं। तो याद रखना है दोस्त, यही आपसे पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं आयनिक यौगिकों के। तो पहला नंबर याद रखिए कि ये इनकी जो भौतिक अवस्था होती है, ठीक है, आयनिक यौगिकों की जो भौतिक अवस्था होती है मोस्टली ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक जो है अधिकतर किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये सॉलिड स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं, क्रिस्टली ठोस भी हो सकते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक व क्वथनांक की बात करें तो यार एक बात समझ लो, आयनिक है तो चार्ज बना है, चार्ज बना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। सो इनकी जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है आपको।
इसका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगली बात यार, यहाँ पे खुद आप सोचो, दिमाग लगाओ कि ये सभी के सभी क्या हैं, आयंस के रूप में ब्रेक हो रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट कब, इलेक्ट्रिक, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। आप विद्युत इलेक्ट्रिसिटी लिखिए, विद्युत के सुचालक समझ लीजिए। तो और अगली बात, कब ये विद्युत के सुचालक होंगे, मैंने अभी आपको बताया, ये जलीय माध्यम में, ठीक है, यानी कि ये विलयन अवस्था में, गलित अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि NaCl सॉलिड, ठीक है, KCl सॉलिड, ठीक है, NaOH सॉलिड, ठीक है, ध्यान से समझना यार। ठीक है, अगला कंपाउंड लिख दिया मैंने, अगला लिख दिया जाए NaCl KCl, अच्छा चलिए ठीक है, NaCl एक्वस। अब आपसे पूछ लिया कि इसमें से बताओ इन चारों में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो जाहिर सी बात है NaCl सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक है, बट याद रखना यार कि वो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो NaCl एक्वस स्टेज में वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला ये होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर, और हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो भी पोलर है, आबंध की, कोवैलेंट बॉन्ड की। तो यार देखो, जैसे आप आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे कि आयनिक आबंध बनने के लिए एक प्रबल धातु होना चाहिए और एक प्रबल अधातु होना चाहिए, वैसे इस सहसंयोजी आबंध हमेशा किनके बीच बनता है, तो ये नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड है, नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच बनने वाला रासायनिक आबंध है। दूसरी बात यह है कि ये उनके बीच बनता है जिनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम होता है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था यार कि अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर उनके बीच में बहुत कम है, तब भी वो क्या बनाएंगे यार, वो भी सहसंयोजी आबंध बनाएंगे, सहसंयोजी बंध बनेंगे। ठीक है, तीसरी बात कहता है कि सहसंयोजी आबंध उन्हीं तत्वों के बीच में, उन्हीं परमाणुओं के बीच बनता है जिनके बाहरी कोश में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और वो अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रखते हैं। मोस्टली वो शेयरिंग की तरफ ज़्यादा कोशिश करेंगे और ये हम देखेंगे कि वो कैसे शेयरिंग करते हैं और बहुत आसानी से हम समझ भी पाएंगे। ठीक है, जैसे असमान परमाणुओं के बीच में भी सहसंयोजी आबंध बनता है, समान परमाणुओं के बीच में भी सहसंयोजी आबंध बनता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्त कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। दोनों के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अच्छा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एकदम सेम होगी, जीरो डिफरेंस नहीं है विद्युत ऋणात्मकता का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टेंडेंसी क्या है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर ये दे देना तो ये बर्बाद हो जाएगा बेचारा। तो क्या करना चाहिए, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। यार कुछ लोग ऐसे कहते हैं ऐसे नहीं दिखाओ, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एकेडमिक नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्त, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव सिखा रहा हूँ। बस अब समझो कि वो कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे का। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ देगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, यार मैं हर लाइन में क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए या एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो दिमाग में आएगा अक्सर 1 इलेक्ट्रॉन। आंसर गलत है कि एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कितना चाहिए दोस्त, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए वो चाहिए 2। ठीक है, एक अपना और एक पड़ोसी का, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। यस, तो सहसंयोजी आबंध मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध कहेंगे। बराबर साझेदारी से, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना यार, लिख लो इंग्लिश मीडियम वाले, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ठीक है, जैसे O2 की बात करें अगर बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पास 2 और 6, इसका भी 2 और 6, तो दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की नीड है।
अब जबरदस्त नीड है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कोई कह नहीं सकता कि जीरो नहीं होगा, जीरो ही होगा। अब क्या होगा कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे बेचारे आपस में, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इसका भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। याद रखना है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, अच्छा अब बताओ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड 4। 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन के केस में चलोगे यार, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। देखो इसके पास होते हैं कुल मिला जुला करके 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी में शेयरिंग में खर्च किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इनके लोन पेयर के रूप में बच गए हैं। तो यहाँ पे आपका 2 पाई होगा और एक क्या होगा, सिग्मा। याद रखना है आपको। तो बॉन्ड जो सहसंयोजी आबंध है वो कितने हो सकते हैं, टोटल 3 हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यार कोई चपल बॉन्ड नहीं सोच लेना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सिंगल, डबल और ट्रिपल की ही बात करते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो मोस्टली गैस या लिक्विड होते हैं। वो मोस्टली क्या होते हैं, गैस या लिक्विड होते हैं। मैं इनकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ध्यान से लिखते जाइए और समझते जाइए। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो गैस और लिक्विड होते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखो यार, जैसे मैंने आयनिक बनाया, आयनिक कंपाउंड, वैसे ही आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाई एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई पर्टिकुलर अनदर एटम, जो दूसरे तत्व द्वारा लिया गया इलेक्ट्रॉन है या जो पहले तत्व द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है, वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। जैसे NaCl में सोडियम की वैद्युत संयोजकता पूछी जाए तो 1 होगी। सुन रहे हैं मेरी बात को, सुनिए और ध्यान से लिख लीजिए कापी में। जैसे NaCl में सोडियम की वैद्युत संयोजकता पूछी जाए तो 1 होगी, क्लोरीन की पूछी जाए तो 1 होगी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दिया या लिया गया है उस एटम द्वारा, वही उसकी वैद्युत या आयनिक संयोजकता को दर्शाएगा। अब बात कर रहे थे कि हम सहसंयोजी आबंध में जो सहसंयोजी यौगिक होंगे इनकी भी सहसंयोजकता होती है। तो इनकी जो सहसंयोजकता होती है वो साझे में उपयोग में लाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सहसंयोजी बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करते हैं वो उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की सहसंयोजकता क्या होगी, सहसंयोजकता होगी, संयोजकता कोवैलेंसी जो इसकी होगी वो 2 होगी, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर उस तत्व द्वारा जो यूज हुआ है। टोटल मत काउंट कर लेना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी बताओ इन H2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये किसी भी कंपाउंड में पूछ लो यार, CH4 में अगर आप पूछोगे तो क्या कुछ और आ जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 आएगी, बट कार्बन की 4 आ जाएगी, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं बॉन्डिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है वो पर्टिकुलर एटम, ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। तो मैंने आपको बताया कि ये गैस या लिक्विड फेज में मिलते हैं, यानी कि गैसियस और लिक्विड फेज में मोस्टली पाए जाते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। किससे कम होते हैं, आयनिक कंपाउंड से इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं, ठीक है। आणविक मॉलिक्यूलर सॉलिड में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होंगे, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड फेज में भी पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आणविक ठोस अवस्था में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, इन सब की बात की जाए तो, ठीक है। तो अगली बात आती है कि जो सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक होते हैं उनको आप पहचानोगे कैसे। तो मैंने अभी आपसे बताया कि यार पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि नॉन मेटल होंगे। मेटल दूर दूर तक आपको दिखेगा नहीं, उसमें अगर दिखता है तो वो वहाँ पे फिर हम फजांस रूल वगैरह लगाते हैं, जो कि आपके सिलेबस से मुझे नहीं लगता कि वो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। फिर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उनके बीच क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अगली बात मैंने आपको बताई कि उनको जबरदस्त नीड होगी शेयरिंग की, ठीक है। जैसे मान लो किसी एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यार खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो अपना कॉमन सेंस यूज करो। HF, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप खुद चेक करो, 3 3 6 और 1 7, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जबरदस्त इसको नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये दे नहीं सकता, दे देगा तो बर्बाद हो जाएगा।
और इसको अगर ये एक दे देगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होने लगेगी, तो बड़ी समस्या आती है। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बन रही है उस कंपाउंड को देख करके आप पता कर लोगे, और आप बता सकते हो कि वो कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, या इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड है। तो चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, फिर बात करते हैं हम आयनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। जल्दी नोट करिए इसको, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। ठीक है, उससे पहले मैं कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ और बातें आपको बता दूं। कोवैलेंट कंपाउंड्स में कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात उसमें जो मैंने छोड़ दी थी वो बतानी है कि सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, विलेयता की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें, विलेयता की बात करें कि किस में डिजॉल्व होगा, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, मतलब अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक में ये विलय होते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर कंपाउंड है, पोलर तो है नहीं, इनमें कोई चार्ज वगैरह नहीं बन रहा है, कोई पोल डाइपोल मतलब प्लस माइनस डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहाँ डिजॉल्व, जैसे बेंजीन में ये डिजॉल्व हो जाएंगे बहुत इजी वे में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, अल्कोहल फिनाइल ईथर, जो भी आप कह लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में डिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात इनके बारे में मुझे जो बतानी है आपको, वो ये बतानी है कि ये अपने जलीय विलयन में, जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, या गलित अवस्था में, ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब बैड या हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत के कुचालक कह सकते हैं हम। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर कि ग्रेफाइट, आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो होता है ना वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का अपर रूप आप पढ़ेंगे, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, जब एलोट्रॉप्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड, हीरा। तो जो ग्रेफाइट होता है ना दोस्त, वो क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है गलित अवस्था में, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है जब लिक्विड फेज में जाता है। नॉर्मली वो है अचालक, ठीक है, अधातु, नॉन मेटल्स। दूसरी बात मैंने बताया कि ये जलीय या गलित अवस्था में, जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर हम इनके बात करें कि इनके जो बॉन्ड होते हैं, तो एक तीसरी बात याद रखिएगा कि जो सहसंयोजी आबंध होता है, सहसंयोजी जो आबंध होता है वो डायरेक्शनल होता है, वो दिशात्मक होता है। ठीक है, वो दिशात्मक और दृढ़, बहुत रिजिड होगा, और एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है कि सहसंयोजी आबंध जो होता है वो दिशात्मक होता है, ये हमेशा याद रखना है। क्यों दिशात्मक होता है, क्योंकि ये बॉन्ड जब बनता है ना तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, और वो हमेशा एक डायरेक्शनल होता है, ऑर्बिटल्स px, py, pz, तो एक डायरेक्शनल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सहसंयोजी आबंध दिशात्मक व दृढ़ होता है। अगली बात करें कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो त्रिविम समझौता भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म या 3D आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, चूँकि आप पढ़े नहीं होंगे, अगर 10th पास आउट है तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर 11th 12th पास आउट है तो ज़रूर आपने आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बताया जाता है। तो चलिए बच्चों, इतनी बातें और बतानी थी मुझे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनको मिटा दूँ। चलिए अब आते हैं कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बात करें, मैं कंपाउंड की जगह बॉन्ड लिख दूँ तो और बेहतर रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, उपसहसंयोजी आबंध, उपसहसंयोजी आबंध। ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों इतनी गलत हिंदी लिखी जा रही है। उपसहसंयोजी आबंध, यह भी एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। पहली बात याद रखिएगा, इसको लोरी और सिडविक नामक साइंटिस्ट ने दिया था, याद रखना है आपको, किसने दिया था इसको, लोरी व सिडविक नामक साइंटिस्ट ने। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में किसने बताया था, तो लोरी और सिडविक ने बताया था। ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का, एक विशेष प्रकार का, यह क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी आबंध है। ठीक है, ये याद रखना आपको, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, साझे का इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो देगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पेयर,
तो साथ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे क्या कहते हैं, उसे डोनर कहते हैं, दाता कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे एक्सेप्टर या ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। इसको हम एक स्पेशल साइन से दिखाएंगे, एरो से दिखाएंगे। एरो की जो पूंछ होती है ना, वो दाता की तरफ होती है, डोनर की तरफ होती है। जो हेड होता है ना, वो किसकी तरफ होता है दोस्त, ग्राही की तरफ होता है, एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको किसने डिस्कवर किया था, लोरी और सिडविक ने बताया था। ये क्या है कि इसमें यहाँ भी शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग से होगा, बट शेयरिंग में ऐसा कुछ होगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएंगे और दूसरे परमाणु द्वारा वो ग्रहण किए जाएंगे। जैसे यार कोई आदमी बहुत अमीर है, उसका दोस्त जो है बहुत गरीब है, तो वो अपने दोस्त से ये नहीं कहता है कि चलो पार्टनरशिप में दुकान खोलेंगे, आधा तुम लाओ आधा तुम, मैं पैसा लाता हूँ। ऐसा नहीं, वो क्या करेगा, सारा पैसा अपने लगा देगा, बस अपने दोस्त को कहेगा यार तुम आज से दुकान के ओनर हो और जो भी सेलिंग करना यार 50-50 कर लेंगे, क्या टेंशन है। तो वही चीज़ होने वाली है यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, उसको दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दे दिया जाएगा और दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा। तो ये बात हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है दोस्त कि इसको हम क्या नाम देंगे, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना है। तो पॉज करके इसको नोट करिए, तो फिर इस पर एग्जांपल्स मैं बता दूं आपको जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए। बताओ, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक आयनिक यौगिकों का बहुत आसान है। आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, कोई आयनिक यौगिक हो, उसमें क्या ये पाया जाएगा, जैसे NH4+, ठीक है दोस्त। NH4+ को हम कहते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम होगा। अब एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि किस तत्व को बीच में रखें, सेंट्रल एटम किसको बनाएं। यार बड़ा आसान है, सेंट्रल एटम वही होता है जो बहादुर होता है, ठीक है, जिसके पास ढेर सारी ताकत होती है, इलेक्ट्रॉन की ताकत होती है, कम बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो जैसे नाइट्रोजन बहुत आसान है, इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सेंट्रल एटम होगा। 4 हाइड्रोजन एटम है, किसी एक हाइड्रोजन पे प्लस है, यानी इसके पास एक था वो भी खत्म हो गया, बेचारा बहुत दरिद्र हो गया है। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, तो नाइट्रोजन का तो 8 हो गया, और इन सब के एक एक पूरे हो गए। यार तुम वो वाला करते रहना, पूरा पूरा घोरा घेरते रहना, उससे कोई परेशान नहीं होगा। कमेंट सेशन में मत कर देना सर ऐसे नहीं होता है, यार मैं भी जान रहा हूँ, तुम बस जल्दीबाजी में थोड़ा सा समय बचाना है। अब ये क्या करेगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, NH और ये डेटिव बॉन्ड H, ठीक है, और पूरे पे यहाँ पे प्लस चार्ज। तो इसका मतलब यह हो गया कि NH4+ एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें स्वसंयोजी आबंध भी है, स्वसंयोजी आबंध भी है, देखिए, और इसके पास उप स्वसंयोजी आबंध है, उप स्वसंयोजी आबंध। तो यार ये जबरदस्त चीज़ है, आपको याद रखना होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड लिख देगा कि इनमें से कौन से यौगिक ऐसे हैं जिनमें स्वसंयोजी बंध और उप स्वसंयोजी बंध दोनों पाए जाते हैं। कोई ऐसा होगा जिसमें लिख देगा इसमें कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें स्वसंयोजी बंध, उप स्वसंयोजी बंध और आयनिक बंध तीनों पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा K4 FeCN6, अगर पढ़े होंगे आप छोटे क्लासेस में, तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड आपको मिलना है, आयनिक भी मिलना है, कोवैलेंट भी मिलना है, कोऑर्डिनेट भी मिलना है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझना होगा कि आप उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो यार, आपको समझना होगा कि उसकी नीड कितने की है, उस बेसिस पर आपको ये भी चेक करना होगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल, और फिर आप बता पाओगे कि उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या बॉन्ड हो सकता है। फिलहाल आप जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी चीज़ों की, तो आपको वैसे ही आ जाएगा। जैसे आपसे बात करें CO3 की बात करें, तो यार COOO, कुछ लोग क्या करते हैं, अब सर 2 डबल माइनस है, किसी एक ऑक्सीजन पे दे दो, ये अपना लेके चला जाएगा, कहानी खत्म, तुम्हारे घर परिवार से मुक्ति इसको, तो अब तुम्हारा कंपाउंड ही वो नहीं रहा। तो यार यहाँ पे एक इस पे देंगे, एक इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे। अब क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लेगा, एक एक ये कर लेगा, कार्बन का पूरा, इन सब का पूरा। इसको हम अगर बनाते हैं तो कुछ ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड मिला है, कोई भी दूसरे प्रकार का बॉन्ड नहीं है। तो इस भ्रम में मत जीना कि किसी पे चार्ज है तो इसका मतलब वहाँ कोऑर्डिनेट होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। प्रोबेबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, बट हर जगह नहीं दिमाग लगाना कि ऐसे ही होगा सर, बस अब यही
यही हम दिन रात याद रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है ताकि हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकें। जैसे H3O+ की बात करें, अगर हम पढ़ा होगा आपने जल में H+ अगर जोड़ दे, हाइड्रोनियम आयन का आपने सुना होगा, जो फार्मूला होता है H3O+ होता है। ठीक है दोस्त, H3O+ के बारे में बात करोगे तो OH, ठीक है, किसी एक H पे प्लस करना है, यानी यहाँ प्लस कर दिया। ये ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने क्या किया, एक इससे शेयरिंग कर लिया और एक इससे शेयरिंग कर ली, इसका 8 हो गया, शेयर पे दोनों का हक है, इसका भी अपना 2-2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बेचारा रो रहा है अकेला बैठ के, एकदम क्या करें, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देता है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि ये 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से होता है, लेकिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। तो पहले इसको पॉज करके नोट करिए, हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स से रिलेटेड एक बात याद रखना है यार, कि जो आपका ऐसे कहते हैं कि जब आप पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है, ठीक है ना, याद रखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो क्या होता है, वो लुईस बेस होता है, ठीक है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है ना यार, वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लो बहुत इत्मीनान से। जैसे NH3 और BF3 के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, वो वही बनता है जो बनना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर बचा हुआ है, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। कैसे? बोरान का परमाणु क्रमांक 5, तो 2 और 3 बेचारे फ्लोरीन से ले लिया है, BF3 बनाया है जब, तो 6 हुआ, अभी भी 2 चाहिए, तो ये उठा के इसको दे देगा। तो यहाँ पे कंडीशन होती है किस बॉन्ड के बनने की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने की। तो ये बातें मैंने आपको बतानी थी, इसको मिटा सकता हूँ मैं। अब चलो यार आओ देखो कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं जो अब तक के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि HOH CCl4 NaOH, ठीक है, HOH CCl4 NaOH NaCl, इन सब की मैं बात कर लूं अगर आपसे, ठीक है, इन चारों में मैं पूछूं आपसे कि बताओ इसमें कौन ऐसा यौगिक है जिसमें आपको सहसंयोजक और आयनिक दोनों आबंध मिल रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड हैं। सोच समझ के आंसर दीजिए, देखिए क्या सही हो सकता है, जल्दी बताइए। तो आप कमेंट करके जल्दी बताइए, मैं पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी बताइए कितने लोगों का आंसर सही आया, मैं चेक करूँगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे समझते हैं। HOH की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन को देगा, एक हाइड्रोजन को देगा। तो यार मैंने एक ही बात बताया कि कोवेलेंट और आयनिक दोनों खोजना है आपको, तो कोवेलेंट वाला चक्कर भूल जाओ, आयनिक वाले पे आ जाओ। आयनिक कब बनेगा, जब एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। इसमें मेटल दिख रहा है नहीं, अच्छा अब इसमें मेटल दिख रहा है क्या CCl4 में, नहीं, ये भी खत्म। यही 2 ठो हमारे लिए हैं जो बकवास कर रहे हैं बेचारे, NaOH और NaCl। NaCl की बात करो यार, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है Na+Cl- खत्म, ये भी नहीं होगा, ये तो आयनिक केवल बनाता है, तो कहाँ बनेगा, NaOH में। यही आपका आंसर सही होगा, जिसमें कोवेलेंट भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। कैसे? देखो, Na ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया OH को, तो OH माइनस हो गया, ये वाला माइनस ऑक्सीजन पे है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई होगी, तो Na+ और OH- जब बनता है ये, तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड आपको मिलेगा, किस में मिलेगा, NaOH में मिलेगा। तो जल्दी इसको पॉज करके नोट करिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ मैं। चलो, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि बताना है आपको कि इसमें से कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवेलेंट है। जैसे मैं बात करूं आपसे CH4 की, H2 की, KCN की और KCl की, इसमें बताना है कौन सा आयनिक है और कौन ऐसा कंपाउंड जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड बना रहा है। बताइए कौन सा सही है, सोचो। पहला दूसरा नहीं होगा क्योंकि इसमें मेटल है ही नहीं, इन दोनों में मेटल है, बट कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, KCl में है क्या, नहीं भाई, ये प्रबल धनात्मक है, प्रबल ऋणात्मक है, आयनिक ही बनेगा। KCN पे आ जाओ, K और CN पे जब जाओगे ना, तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है, इसका 8 हो चुका है, इसके पास बेचारे के पास केवल और केवल 7 हुए, क्योंकि 4 और 3 7, 4 इलेक्ट्रॉन था। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको डोनेट कर देगा, तो क्या बन सकता है, KCN- बनेगा, K+ और CN
माइनस, यही तो बनता है। तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी है और कोवेलेंट बॉन्ड बनने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे KCN एक ऐसा कंपाउंड है जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बना सकता है, ये याद रखना आपको। अगली बात, एक क्वेश्चन है मैं जो कर रहा हूँ आपसे, N2O5, ठीक है, A2B3 ऐसा है, इसमें आप नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ, संयोजकता। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना वो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का है, ये दोनों क्वेश्चन में एक ही संयोजकता, ये दोनों लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन अभी फिलहाल मैंने जो पढ़ाया उस बेसिस पे इसको कुछ समझा दूं आपको। N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? यार बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा आंसर है कि इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी इसके साथ है तो कितनी होगी? 5। तो यहाँ N2O5 में जो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ रिप्रेजेंट कराई गई है वो कितनी रिप्रेजेंट कराई गई है दोस्त? वो 5 दिखाई गई है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका A2B3 में एक ही संयोजकता, तो ए का वैलेंसी इसके साथ चला गया होगा, तो एक ही जो संयोजकता आएगी A2B3 में वो कितनी हो जाएगी दोस्त? 3 हो जाएगी। मैंने अभी कहा कि इसकी वैलेंसी इसके साथ और दूसरे वाले की वैलेंसी पहले वाले के साथ मिक्स की गई होगी, इसीलिए जब भी हम वैलेंसी बताएंगे तो ये ध्यान देंगे कि वहाँ पे लिखा क्या है। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ MgO में बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी, अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तुरंत आपका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि गलत है। आपको थोड़ा समझना होगा दोस्त कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी तो कन्फर्मेशन से हमने याद किया है 2 होता है, मैग्नीशियम का भी 2 होता है मेरे भाई, तभी तो ये 2 और 2 शहीद हो गया है बेचारा, तो इसीलिए MgO मिला है। तो ये सब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे कराऊंगा और आप बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप देंगे और मुझे बताएंगे भी कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में करा सकूं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जल्दी से पॉज करके नोट करिए। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है कि एक तत्व का जो परमाणु भार है वो 24 है। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक तत्व का जो परमाणु भार है वो 24 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी? परमाणु भार यानी A दिया है 24, न्यूट्रॉन दिया है 12, तो उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करोगे? अरे बाप रे, कैसे होगा भाई? बहुत लोगों का दिमाग खटक गया होगा कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, A दिया है N दिया है, Z निकल जाएगा बिल्कुल। Z क्या होगा? A माइनस का N, A माइनस का N यानी 24 माइनस 12 बराबर 12। परमाणु क्रमांक अगर 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 2 10 2 12, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यार यही तो पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही संयोजकता होगी, तो KLM। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी दोस्त? 2 हो जाएगी। तो इस तरह से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इस तरह के आने वाले हैं उनको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से आप उनके आंसर को दे सकते हैं, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। अभी भी और कोई क्वेश्चंस अगर मुझे मिलेगा कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने होंगे तो वीडियो लेक्चर नंबर 16 में मैं ज़रूर करा दूंगा, डे 16 में। तब तक के लिए इतना जितना मैंने आज पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, खुद भी प्रैक्टिस करिए और इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू। मेरे चैनल पे अगर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।